चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज यूपी को बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री। बलरामपुर से प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश की सबसे बड़ी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण करने जा रहे हैं और करीब 10,000 करोड़ की इस सौगात से 9 जिले यानी लगभग 25 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा। दीपा बिल्कुल स्नेहिता, क्योंकि चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में उत्तर प्रदेश को एक के बाद एक तमाम बड़ी सौगातें लगातार मिल रही हैं। बलरामपुर में बहराइच रोड पर मौजूद हंसुआ डोल गांव के पास ये कार्यक्रम रखा गया है। पीएम का चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था वहां पर की गई है। साथ ही पीएम की जनसभा के लिए मंच भी वहां पर तैयार हो चुका है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम की बात करें तो करीब 2 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है, जिन्हें सभा तक पहुंचाने के लिए हजारों गाड़ियां भी लगाई गई हैं। बिल्कुल, व्यवस्थाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। 1978 में महज 2 जिलों के लिए शुरू की गई सिंचाई परियोजना, जिसकी लागत सिर्फ 79 करोड़ थी, अब ये सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के रूप में तब्दील हो चुकी है और इससे 9 जिलों के लाखों किसानों को फायदा होगा और इस पर लागत करीब 9,800 करोड़ से ज्यादा की आई है, ये बताया जा रहा है। और आज पीएम मोदी इसका लोकार्पण करने वाले हैं। आज यूपी के लिए बहुत बड़ा दिन है। इससे सिंचित क्षेत्र की क्षमता अब 14.04 लाख हेक्टेयर हो गई है। बिल्कुल दीपा, और देखना होगा कि आज जब मंच सजेगा, तमाम लोग मौजूद रहेंगे, निगाहें टिकी रहेंगी ना सिर्फ इस परियोजना से, बल्कि चुनावी साल है और वक्त इतना नजदीक है, तो क्या कुछ कहने वाले हैं प्रधानमंत्री, ये देखना होगा। बिल्कुल, तो आज बहुत बड़ा दिन है यूपी के लिए, क्योंकि अगले साल के शुरुआती महीनों में स्नेहिता इलेक्शन होने वाले हैं और उसी लिहाज से तमाम बड़ी सौगातें लगातार यूपी को मिल रही है। इसी पर और जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा जुड़ चुके हैं। सीधे शैलेश का रुख करते हैं। शैलेश, आज बहुत बड़ा दिन है, पीएम मोदी तमाम बड़ी सौगातें देने वाले। मैं चाहूंगी विस्तार से इसको लेकर आप जानकारी दें। देखिए, अगर कम शब्दों में कहे तो इसको इस तरह समझिए कि एक तीर और कई निशाने। चुनावी मौसम है, देखिए एक निश्चित रूप से बड़ी सौगात है। 423 किलोमीटर और 9 जनपद सीधे इससे जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है वहां के जो किसान है फायदा होगा। 25 से 30 लाख लोगों को, किसानों को इसका सीधा फायदा होगा। 14 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की जो सिंचाई का काम है वो बेहतर तरीके से हो सकेगा। और अगर इस पूरे प्रोजेक्ट को समझे तो देखिए, इसे लेकर मुख्यमंत्री ने एक जानकारी जो दी खुद शेयर की उन्होंने, और ये बताया कि 1972 में इस परियोजना का प्रारूप तय हो गया था, लेकिन उसके बाद तब कम जिले थे। फिर 1982 में इसमें कुछ और जिलों को जोड़ा जाता है और कुल 9 जनपद इसके जद में आ जाते हैं। लेकिन अगर बात करें 2017 तक, तो सरकार की माने तो इस पूरी परियोजना में इन 40-41 सालों में महज 52% काम हुआ था, और जो ये वर्तमान के 4.5 साल है, इनमें इस परियोजना के ऊपर बचा हुआ 48% जो काम था उसको पूरा कराया गया। तो ये हो गई सरकार की उपलब्धि, जिसको सरकार निश्चित रूप से, क्योंकि चुनावी मौसम है, हर चीज मायने रखती है, एक चीज, और एक बड़ी उपलब्धि। और साथ ही देखिए, उपलब्धि के साथ ये बताना कि 40-41 साल में योजना का सिर्फ 52% काम हुआ था, यानी पिछली सरकारों पर अगर आप देखें तो सीधे तौर पर अटैक भी करना। इसके बाद अगर देखिए जो अगला निशाना, तो वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन देखिए खत्म जरूर हो चुका है। किसानों से सहमति तमाम चीजों पर बनी, लेकिन जो पीछे डैमेज हुआ है उसे कंट्रोल भी करना है। तो देखिए, सीधे सीधे अगर 30 लाख किसानों को फायदा होता है, तो ये भी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक किसानों के बीच में बड़ा मैसेज कि किसानों के लिए सरकार कितना कर रही है। बहरहाल ये इसके अलग अलग पहलू हैं। अगर योजना के लाभ की हम बात करते हैं तो जैसा हमने पहले भी कहा कि करीब 30 लाख किसानों को फायदा, 14 लाख हेक्टेयर जमीन जो है उसकी सिंचाई, 6623 किलोमीटर लंबी ये पूरी नहर। और इसमें अगर बात करें जो 9 जनपद है, वो जिस तरह से बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, यहाँ के जो किसान होंगे देखिए उन्हें बड़ा फायदा होगा। और ये जो योजना है, लंबे समय से, इसमें कोई दो राय नहीं कि लंबे समय से किसानों को इसकी जरूरत थी, मांग भी हो रही थी कि जल्द से जल्द पूरी हो ताकि इसका फायदा मिलना शुरू हो, और आज उसको अमली जामा पहनाएंगे प्रधानमंत्री का जो आगमन होगा 12:55 पर अगर बात करें तो बलरामपुर में लैंड करेंगे। 1 बजे से वो कार्यक्रम स्थल पर होंगे और लगभग 1 घंटे 10 मिनट का ये पूरा कार्यक्रम रहेगा, और 2:15 बजे प्रधानमंत्री वापस लौटेंगे। लेकिन इस 1.25 घंटे के दौरान प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे, सरयू नहर परियोजना का। इसके बाद अगर बात करें तो किसानों से और वहां के जो लोग हैं स्थानीय, उनसे संवाद होगा प्रधानमंत्री का, और इस कार्यक्रम को भव्य स्वरूप देने के लिए शैलेश, क्योंकि लंबे वक्त से किसानों को इसका इंतजार भी था। अब ये सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि
क्योंकि बड़ी संख्या में किसान हैं जो लंबे वक्त से देख रहे थे, अब उनको लाभ मिलना है। खबर यही है, कहा यही जा रहा है कि यूपी के 9 जिलों के किसान इससे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश आपका पूरी जानकारी के लिए। बिल्कुल दीपा, और देखिए किसानों का ही ये वक्त चल रहा है, अच्छी अच्छी चीजें किसानों के लिए रो में है, क्यू में है। और हम आगे बढ़ खबर की ओर बात करते हैं। 2022 के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। खुद पार्टी के दिग्गज अब यूपी की सियासी पिच पर जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, अपने संगठन क्षेत्रों पर भाजपा बूथ लेवल तक लगातार काम कर रही है और इसी सिलसिले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मेरठ में बूथ सम्मेलन को भी संबोधित करने वाले हैं। बिल्कुल दीपा, और वक्त की यानी टाइमलाइन की बात करें तो सुबह 11 बजे से शुरू होने वाले इस सम्मेलन में यूपी के 4 जिलों के बूथ अध्यक्ष शामिल होंगे। बताया ये गया है कि कार्यक्रम में करीब 22,800 कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। बिल्कुल स्नेहलता, क्योंकि सम्मेलन के लिए हजारों की संख्या में भीड़ जुटने के मद्देनजर ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर भी तैयारियां की गई है। आम लोगों को परेशानी ना हो, इसका भी ख्याल वहां पर रखा गया है। और इस सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी वहां पर मौजूद होंगे और इसके अलावा तमाम नेता और मंत्री भी वहां पर जनसभा के दौरान दिखाई देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दीपा, और देखिए एक तरफ सत्ता पक्ष 2022 की तैयारी में जुटा हुआ है तो विपक्ष यानी सपा ने भी पूरा जोर लगा के रखा है। आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के पार्टी दफ्तर पर एक बड़ी बैठक बुलाई है। अब इस बैठक पर भी लगातार नजर होगी। आज अखिलेश यादव ने पार्टी के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों और जिला अध्यक्षों के अलावा 22 महानगर अध्यक्षों की बैठक बुलाई है, जिसमें वो इन्हें 2022 को फतेह करने का मंत्र देंगे। बिल्कुल दीपा, और माना यह जा रहा है कि प्रदेश दफ्तर पर समाजवादी पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी बैठक है। तकरीबन 500 लोग शामिल होने हैं। टिकट बंटवारा और कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर यहां आज चर्चा हो सकती है, यानी इस मीटिंग पर नजर तो खास तौर से टिकी रहेगी। बिल्कुल, ये अखिलेश के लिए भी चुनाव 2022 के निर्णायक साबित होने वाले, इसीलिए लगातार युद्ध स्तर पर अखिलेश यादव जुटे हुए हैं। लेकिन अब कहा यह जा रहा है स्नेहलता कि आज की बैठक सबसे बड़ी बैठक है। जो अभी तक की लगातार बैठकें हो रही थी, मंथन लगातार जो हो रहा था, उससे हटके ये सबसे बड़ी बैठक होगी। अब उत्तर प्रदेश का किला किस तरीके से फतेह करना है, इसी को लेकर अपने तमाम बड़े चेहरों को मंत्र देते हुए अखिलेश यादव आज दिखाई देंगे इस बैठक के दौरान। बिल्कुल, विपक्ष की भूमिका पे अगर हम नजर डालते हैं तो प्रबल दावेदार के तौर पर अखिलेश यादव निकल करके आते हैं। समाजवादी पार्टी के लिए आने वाले वक्त में किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए, खासकर टिकट बंटवारे पर, क्योंकि देखिए इस वक्त सपा के साथ कई छोटे छोटे दल भी हैं जो उनके सहयोगी दल हैं। ऐसे में टिकट बंटवारा एक अहम मुद्दा बन जाता है दीपा। बिल्कुल, टिकट बंटवारे को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि किस पर दाव चलेंगे, क्योंकि जो अलग अलग दलों को लेकर के अखिलेश आगे बढ़ रहे हैं उसको मस्ट स्ट्रोक कहा जा रहा है स्नेहलता इस बार के चुनाव में। बिल्कुल, ये दिलचस्प होगा देखना। तो देखिए यूपी चुनाव को लेकर सियासतदान एक दूसरे पर निशाने भी साध रहे हैं, और होगा भी क्यों नहीं, वक्त नजदीक है चुनाव का। ऐसा कुछ प्रियंका गांधी के कार्यक्रम को लेकर भी देखा गया है दीपा। बिल्कुल, दरअसल भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर ट्वीट करके निशाना साधा है। प्रियंका गांधी के गोवा पहुंच करके कलाकारों के साथ डांस करने पर अमित मालवीय ने कहा है कि जब सीडीएस बिपिन रावत के खो देने से देश में शोक की लहर है, दूसरी ओर प्रियंका डांस कर रही हैं। तो बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट में लिखा है कि जब 26 से 11 हुआ तब सुबह तक राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे। भाई की तरह ही प्रियंका गांधी भी गोवा में डांस कर रही हैं, जबकि सीडीएस जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार हो रहा है। पूरा देश शोक में डूबा है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या ही कुछ हो सकता है। ये ट्वीट किया है, बड़े हार्श वर्ड में ये सारी चीजें लिखी हैं। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट आया है, और कल ये तस्वीरें तो आई थी दीपा जो हमने देखी थी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया एक तरीके की ये भी है। बिल्कुल, चुनाव से सीधे जोड़कर ही इस वीडियो को देखा जा रहा है। जो वीडियो वहां से जारी किया गया कांग्रेस के द्वारा, उसको लेकर विपक्षी दल लगातार हमलावर हैं। वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर अलग अलग दल जो कांग्रेस के विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि चुनावी स्टंट है, चुनाव के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। हिंदुस्तान शोक में डूबा हुआ, आपने देखा 8 तारीख से लेकर कल तक पूरा हिंदुस्तान शोक में डूबा हुआ था। लेकिन इस बीच प्रियंका गांधी वहां पर डांस करती हुई दिखाई दी, जिसके बाद अमित मालवीय ने निशाना साधा है। प्रियंका गांधी के गोवा दौरे के दौरान डांस करने वाले वीडियो पर अब यूपी भाजपा ने भी ट्वीट किया है। यूपी भाजपा के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है कि 26 से 11 हुआ
तो राहुल सुबह तक पार्टी कर रहे थे और एक बार फिर से जब जनरल बिपिन रावत को खोने के बाद पूरा देश गमगीन था तो प्रियंका वहां पर डांस कर रही थी। बिल्कुल दीपा, सियासत है और दूसरी तरफ जो चर्चा या मुद्दा है वो है किसानों का, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि किसान आंदोलन खत्म हो गया है, किसानों की घर वापसी हो जाएगी। दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसान अब जाकर के अपने घर की ओर रवाना होंगे। दरअसल 378 दिन तक चले किसान आंदोलन का 9 दिसंबर को दी एंड हो गया। खबर है कि आज सुबह 9 बजे से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान घर वापस जाने लगेंगे, यानी कि बॉर्डर अब धीरे धीरे खाली होने लगेगा। क्योंकि दीपा, जिन मांगों को लेकर किसान एक साल पहले यानी 26 नवंबर 2020 को आए थे, उन सभी मांगों को सरकार ने मान लिया है और अब सिंघू हो, टिकरी हो, गाजीपुर हो, ये सभी बॉर्डर खाली हो जाएंगे। किसान पीछे हटने के लिए, अपने घर जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और ये रास्ता खुल जाएगा। इंतजार बहुत लंबा ही सही, लेकिन किसानों के लिए कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल, लंबे वक्त तक हमने देखा कई दौर की वार्ता हुई, मान मनोबल का दौर भी चला, सरकार से बातचीत, लेकिन विफल। अब जाकर के जब मांगों पर सहमति बन रही है तो किसानों ने फैसला किया है कि वो घर वापस लौटेंगे। दीपा, चलिए अब आपको हम बताएंगे कि इस आंदोलन से जो जुड़ी बुलेट पॉइंट्स हैं, जो जरूरी चीजें हैं, वो फिर से हम रिवाइंड करते हैं। राइट, देखिए 380 दिन तक चला ये आंदोलन। कब शुरू हुआ था? 26 नवंबर 2020 और 11 दौर की जो बातचीत थी दीपा, वो बेनतीजा निकली, कोई मतलब नहीं निकला। कोशिश बहुत हुई, फायदा नहीं। 26 जनवरी को किसान पुलिस के बीच झड़प की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। 19 नवंबर का जो वक्त, वो जो तारीख है जब पीएम ने कानून वापसी लेने का ऐलान किया, वो भी आप देखते हैं। और 29 नवंबर को तीनों कृषि कानून संसद में वापस हो जाते हैं। राष्ट्रपति ने कानून वापसी बिल को मंजूरी दी है। कानून वापस होने के बाद किसान फिर भी अड़े रहे, ये भी हमने देखा और 9 दिसंबर को सरकार की चिट्ठी आई और आज हम यहाँ। अब स्नेहलता, दर्शकों को ये बताना भी बहुत जरूरी है कि आखिर इतना लंबा चलने वाला आंदोलन कैसे 3 हफ्ते में खत्म हो गया। ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि कैसे इसका समाधान हुआ। 19 नवंबर को पीएम ने कानून वापस लेने का फैसला लिया। 21 नवंबर को किसानों ने दूसरी मांगों की चिट्ठी लिखी। 7 दिसंबर को सरकार की तरफ से पहला ड्राफ्ट आया और ड्राफ्ट पर किसानों ने कई मुद्दों में बदलाव की मांग की। 8 दिसंबर को सरकार ने नया प्रस्ताव भेजा और उसके बाद 9 दिसंबर को सरकार की तरफ से नई चिट्ठी पहुंची। किसान आंदोलन खत्म करने का ऐलान किसानों ने किया। किसानों ने 11 दिसंबर से घर लौटने का ऐलान किया है, यानी कि आज से किसान ये कहते हुए दिखाई दिए कि वो घर वापस लौटेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के जिन जिन बॉर्डर्स पर किसान 378 दिन से लगातार डटे हुए थे अपनी तमाम मांगों को लेकर, वो बॉर्डर अब खाली होने लगेंगे आज के बाद से। ये किसानों ने भरोसा दिलाया है देश को, सरकार को। बिल्कुल दीपा, ये बेहद खास है क्योंकि हमने हर सीजन देखा है बॉर्डर पे किसानों को हर मौसम में आंदोलन करते देखा है, लेकिन हाँ, इस बार की सर्द रातें कम से कम बॉर्डर पर नहीं बिताएंगे किसान। घर वापसी की खबर है। अब आगे बढ़ते स्नेहलता, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। आज हरिद्वार में दिवंगत जनरल की अस्थियों का विसर्जन होना है। दोपहर में बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियों का विसर्जन होगा। सुबह 10 बजे वीआईपी घाट पर विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन किया जाएगा। हरिद्वार में प्रशासन ने कर रखी है अस्थि विसर्जन की पूरी तैयारी। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की मौजूदगी वहां पर होगी। इसके अलावा और भी तमाम चेहरे उत्तराखंड भाजपा के वहां पर दिखाई देंगे। इसके साथ उनकी बेटी कृतिका और तारिणी और जो अन्य परिजन हैं वो अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंचेंगे, ये जानकारी है। उत्तराखंड सरकार और हरिद्वार जिला प्रशासन ने अस्थि विसर्जन की जो तैयारी है वो करके रखी हुई है, क्योंकि ये जानकारी है कि आज परिजनों के साथ दोनों बेटियां अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार पहुंचेंगी। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं दीपा और बताते हैं कि हेलीकॉप्टर क्रैश में जो शहीद हुए उनमें एक नाम आगरा के लाल विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान का भी था। आज उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी और आगरा के लाल की बात करें यानी शहीद पृथ्वी सिंह की बात करें तो राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल,
आज ताजगंज शमशान घाट पर शहीद पृथ्वी सिंह चौहान को अंतिम विदाई दी जाएगी। दरअसल हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए उन 13 लोगों में आगरा के लाल पृथ्वी भी शामिल थे। शुक्रवार को सीएम योगी ने शहीद जवान के घर पहुंच करके पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। परिवार को ढांढस बांधने के साथ ही कई घोषणाएं भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल किए हैं। और बता दें, हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान को जून 2002 में एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना ने शामिल किया था और अपनी योग्यता के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर वो उस बैच में शामिल हुए दीपा, जहां कह सकते हैं वीआईपी ड्यूटी देने के लिए वो सारी एबिलिटी उनके भीतर थी। बिल्कुल, आगरा में शोक की लहर और आगरा के साथ ही पूरे यूपी में और पूरे देश में शोक की लहर है। जिस तरीके से अपने लाल को हिंदुस्तान ने खोया है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि पूरा देश शहीद के परिवार के साथ लगातार है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर सियासी बयार कैसी बह रही है? जब लोग बैठते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो वो क्या सोचते हैं, किन मुद्दों पर चर्चा करते हैं, कहाँ बहस शुरू हो जाती है? इसीलिए हम आपको दिखाते हैं हमारा खास सेगमेंट जिसका नाम है क्या चल रहा है। बिल्कुल, अब हम आपको लेकर चलते हैं वाराणसी में एबीपी गंगा संवाददाता नितेश पांडे के पास, जो सीधे आम लोगों से करेंगे बात और पूछेंगे कि 2022 के चुनाव को लेकर किसके दिल में क्या चल रहा है, लोगों के दिल और दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, वो बताते हैं। एबीपी गंगा का खास शो क्या चल रहा है और इस शो में जो चर्चा है वो चाय पर है। और आप देखिए, ये जिनकी चाय है वो भी हाथ में चाय की प्याली लिए हुए हैं। और इस समय क्या चल रहा है, शुरुआत इन्हीं से करते हैं। तो आप बताइए वीरेंद्र जी, क्या चल रहा है? इसमें महंगाई से, बेरोजगारी से और शिक्षा से, चिकित्सा से आदमी परेशान है। कुछ राहत ना मिलल है? कोई राहत नहीं भैया। कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और देखिए ये काशी की जनता है और पूरे उत्साह से लवरेज होती है। देखिए मिजाज आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सत्या बैठे हुए हैं। तो क्या चल रहा है सत्या? बनारस में तो चुनावी फॉग चल रहा है और खासकर बनारस अगर ठेठ भाषा में कहा जाए तो यहाँ सब ठीक है चल रहा है। लेकिन सरकार के नज़रिए से अगर देखा जाए तो विकास का ड्रामा चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। विकास का ड्रामा चल रहा है, इनका ये कहना है। वरुण जी, आप बताइए कि विकास की तमाम बातें हो रही हैं, बात अयोध्या, मथुरा, काशी, कहा जा रहा है कि अयोध्या, काशी पूरी, अब मथुरा, तो क्या है, ये क्या चल रहा है? देखा एगो कहावत गांव में कहला कि हमारे बाबू में बहुत मारे लन, हमरे चच्चा के फांसी दे रहा, वही होता हो। बात करबा विकास का, अले के जैन मंदिर मस्जिद, समस्या यह कि पेट कौन चीज से भरा तो गुरु ध्यान एके देवे के हो। हमारा आपका पेट कैसे भरा तो पे ध्यान देवे के हो। हमारा लड़का बीमार रही तो मंदिर मस्जिद होकर इलाज तो नहीं हो। तो युवा है ना, आप कुछ यहाँ के मिजाज को बता रहे हैं और ना यही बता रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या हुआ? तो अभी चुनावी माहौल चल रहा है, जैसा अभी माहौल चल रहा है। युवा क्या सोच रहा है इस माहौल? बदलाव सोच रहा है। हाँ। आप बताइए क्या चल रहा है? बड़ा आराम से बैठे हैं, चाय पी ली या अभी पीने वाले हैं? चाय पी ली है। पी लिए हैं, फिर नहीं पियेंगे? नहीं पियेंगे, क्यों नहीं पियेंगे, अभी पियेंगे। काशी में तो चाय ही पान का चलता है, बाबा का नाम चलता है, शाम को भांग चलती है, दिन में चाय चलता है। चाय पी रहे हैं, लेकिन चल क्या रहा है? यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जा रही है दिख रहा है हम लोगों को, और समाजवादी पार्टी सरकार आ रही है। क्या बात है भाई, अपना अपना सबका विचार होता है, अपना विचार होता है सबका। ये लोग कह रहे हैं कि डर, ये लोग कह रहे हैं कि कुछ हुआ है। डरने की उसमें कोई बात नहीं है। पहले दूर चले गए थे, अब चाय पी रहे थे वहाँ दुकान पे लेके ना, दूर तो बैठे हैं भैया पहले से। सबका अपना क्या अपना विचार, अपना अपना मत है। आपको क्या लगता है विकास हुआ है? नहीं, विकास जैसे देखिए, आप पर्सनल दृष्टि से देखेंगे, अब ये पुराना शहर है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव कुछ नहीं है। लेकिन अब बाहर बनारस में निकलिए तो भाई ट्रामा सेंटर बना, रिंग रोड बना, दिख रहा है। जिसे हम कंपेयर करेंगे 10 साल पहले की। वरुण जी ये कह रहे हैं, ये बताइए, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, अब 15 मिनट बारिश में दिल से बताइया करो, घुटना के ऊपर ले पानी लगेला कि नहीं, दिल से बताइया। सीवर का पानी बच बजाला कि नहीं, दिल से बताइया। सहमत है, लेकिन जैसे आप कंपेयर करेंगे कि जिसे पहले जो था पुराना, अब आप देखिए कि भीड़ इतना ज्यादा वो हो गया है। दीपा, ये बड़ा दिलचस्प होता है, लोगों को अपने अपने तर्क का अगर जैसे ही कोई तर्क मिले तो फिर वो बहस भी करते हैं, लेकिन यही जादू है चुनाव का। बिल्कुल।
अब ये जानना, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा सूबा है, इसलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि वहां पर लोग सोच क्या रहे हैं।